हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो हमने स्टार्ट किया था स्टीरियोइसोमेरिज्म और हमने बात करी थी ज्योमेट्रिकल के बारे में। उसे कुछ केसेस देखे थे जैसे कि डबल बॉन्ड, रिंग्स एंड रिंग्स के अबाउट डबल बॉन्ड्स में कैसे जीआई होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कुछ बच गए हैं, जैसे कि अलीन्स के बारे में बात करेंगे, बाई ट्राइफिनाइल्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे हम ईजर नोमेनक्लेचर एंड सिनेंटी के बारे में। पहले बात करें हम अलीन्स में जीआई कैसे होता है। अब देखो अलीन्स क्या है, दे आर consecutive double bonds। मतलब क्या है, साथ में अगर डबल बॉन्ड आते जाएंगे तो उन्हें हम बोलते हैं अलीन्स। अब अलीन्स दो तरह के होते हैं, ऑड एंड इवन। ऑड मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इवन मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ऑड में जो जीआई होता है और इवन में जीआई नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ऑड में जीआई कैसे होता है, इवन में जीआई क्यों नहीं होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो ऑड में अगर बात करें, हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, तीन डबल बॉन्ड ले लिया हमने यहाँ पर। अब हर कार्बन के जी हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो ये कैसा है, sp2, दिस इज sp, दिस इज ऑल्सो sp एंड दिस इज sp2। यानी ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज लीनियर, दिस इज ऑल्सो लीनियर एंड दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। हमें थोड़ी बहुत तो आइडिया होगा हाइब्रिडेशन के बारे में। अब देखो हमने यहाँ पर बना दिया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन चार है, हमने बोल दिया इसको C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। इसे बोल दिया पाई 1, इसे बोल दिया पाई 2, इसे बोल दिया पाई 3। ठीक है, अब देखो पहला कार्बन है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, वो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो इसको आगे डिस्कस करने से पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसे मान लिया वाई एक्सिस और इसे क्या मान लिया, जेड एक्सिस। तो जो हमारा ये एक्सिस है जो इस कार्बन को कनेक्ट कर रहा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। यानी ये हमारा क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसके अबाउट हमारा सारे एक्सियल बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखो हमने अपने मन से क्या मान लिया कि पहला जो कार्बन है वो sp(x)p(y) है। जो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2 है, वो sp2 में दो p आएंगे, एक तो x आएगा हमेशा, वो सारे कार्बन में आएगा। अब ये sp(x) होगा, ये भी sp(x) होगा और ये भी sp(x), p क्या होगा वो हमें नहीं पता, हम देखेंगे अभी। हमने पहले क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया, यानी कि जो हमारा एक्स वाई प्लेन था, जो ये पेपर का प्लेन है, हमने उसमें मान लिया इस ट्राइगोनल प्लेनर को। अब ट्राइगोनल प्लेनर होता कैसा है, इस तरीके का होता है एक प्लेन के अंदर। हमने इसको मान लिया एक प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अब देखो पहले वाले कार्बन के पास जो एक पी ऑर्बिटल बच गया है वो कौन सा है, वो हमने मान लिया वो क्या होगा, पी जेड होगा। कैसे होगा, ये होगा पी जेड। पहले वाले कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ, अब जैसे पाई 1 बनेगा तो पाई 1 कैसे बनेगा, पी जेड और पी जेड के बीच में, क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल से ही क्या बनता है, पाई 1 बनता है। तो इसका भी क्या होगा, ये पी जेड आएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो दूसरे कार्बन के बारे में बात करें तो दूसरे कार्बन में पी एक्स गया हाइब्रिडेशन में, पी जेड गया पाई 1 बनाने में, एक और पी बचेगा, वो कौन सा होगा, वो होगा पी वाई। ये क्या होगा, पी वाई। अब जो पाई 2 बनेगा वो तीसरे कार्बन के पी वाई से बनेगा, तीसरे कार्बन के पी वाई से बनेगा। कैसा, ठीक है। अब जो पाई 3 है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा तीसरे कार्बन के, तीसरे कार्बन के पी जेड और चौथे कार्बन के पी जेड से, तीसरे कार्बन के और चौथे कार्बन के पी जेड से बनेगा। तो मैं इसको ऐसा बना दूं, ठीक है। इसको मैं नेम कर दूं, दिस इज पी जेड एंड दिस इज पी जेड। ठीक है, अब जो लास्ट कार्बन है उसके बारे में बात करो तो देखो जो पाई बट बना है वो किससे बना है, पी जेड से, पी जेड से बना। तो हमारा हाइब्रिडेशन में क्या क्या गया होगा, एक्स तो होगा ही और साथ में क्या होगा, वाई होगा। क्यों वाई होगा, बिकॉज तीन पी है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। जेड चला गया किसके अंदर, पाई बॉन्ड बनाने में, पाई 3 बनाने में। तो बच क्या गया हमारे पास एक्स एंड वाई, तो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाद में पाई बॉन्ड बनेंगे। तो हम बस ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन कौन से वो पी ऑर्बिटल्स होंगे जो हाइब्रिडेशन में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये भी क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ए बी एंड बी, ऐसा बना सकता हूँ मैं। इसको मैं अब यहाँ डिस्टेंस की बात करूँ, ए की डिस्टेंस की, तो हमने इसको मान लिया एक्स। और फिर से बना लो इसको, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ए बी बी। और अब बात करें ए की डिस्टेंस की, तो अब बताओ, अगर इसको वाई मान लिया तो एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू वाई, तो यहाँ जी आई हो जाएगा। क्योंकि ये एक प्लेन में है तो डिस्टेंस तो हमेशा बदलेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम यानी ऑड एलिमेंट्स के अंदर हमेशा जी आई पॉसिबल होगा। इवन में हम नहीं बोल सकते, इवन में जी आई नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्यों। अब बात करें इवन एलिमेंट्स की, इवन में अगर बात करें हाइब्रिडेशन की, दिस इज sp2, दिस इज sp एंड दिस इज sp2। तो फिर से हमने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना है, इसको बोल दिया x, इसे बोल दिया y, और इसे क्या बोल दिया हमने, z, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। हमने इसे मान लिया है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इसे x मान लिया। तो पहला कार्बन को हमने बोल दिया sp(x) py, दूसरे को तो sp(x) बोलना होगा हमें क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, तीसरे को sp(x) बोल देंगे और आखिरी पे हमें नहीं पता, ठीक। अब पहले को हमने sp(x) py बोला है, इसका मतलब जो p बच गया हमारे पास वो कौन सा, वो pz होगा, ठीक है। तो दूसरे कार्बन के pz के साथ वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये बन गया हमारा पहला पाई बॉन्ड, पाई 1, ठीक है। अब दूसरे कार्बन के पास क्या होगा, दूसरे कार्बन के पास एक पी वाई होगा बचा, जो अगले के पी वाई के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दिस इज पी वाई एंड दिस इज ऑल्सो पी वाई। फिर इसे क्या बोल सकते हैं, दिस वॉज पी जेड और ये भी क्या होगा, पी जेड। अब ध्यान से देखो कि थर्ड कार्बन के पास पी वाई गया किसके अंदर, पाई बॉन्ड बनाने के अंदर। तो हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट किया होगा, पी एक्स एंड पी जेड। इसका मतलब क्या है, समझो इसको, दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज एक्स जेड प्लेन। अगर ये एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन है तो उसे मैं क्या कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अगर मैं इसको ए बी लिख रहा ऐसा, तो ये कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन, और ये कैसा हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन। मतलब क्या है इसका, कि ये जो ए है एटम है वो प्लेन से बाहर है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये कैसा होगा, एक्स। अगर मैंने इसको सेम चीज़ बना दिया इस तरीके से, मैंने इधर रख दिया बी को और इधर रख दिया ए को, तो ये डिस्टेंस के बारे में बात करें, इसको वाई बोल दिया। अब देखो क्या एक्स वाई बराबर होंगे अब, बिल्कुल। क्योंकि देखो जो ये बॉन्ड लेंथ है, अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ को हम ए बोल रहा, सॉरी ए नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको मान लीजिए आपने L1 बोल दिया, तो ये भी बॉन्ड लेंथ ना हो, L1 होगा। अब L1 जितने डिग्री से ये बॉन्ड एंगल जो होगा वही बॉन्ड एंगल यहाँ पे भी होगा, जितने डिग्री से ये ऊपर है उतने डिग्री से नीचे भी है। तो ऊपर होगा तो जो भी ये एक्स होगा सेम लेंथ क्या होगा, वाई का भी होगा। थ्री डिमेंशनल आप इसको विजुलाइज करिए कि ए और बी, सॉरी ए और ए के बीच में डिस्टेंस दोनों के अंदर सेम ही होने हैं। एक बार प्लेन से, एक बार पेपर के ऊपर रख दिया, एक बार पेपर के नीचे रख दिया, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल बॉन्ड एंगल है, ये तो फिक्स है ना, ये पार्ट तो फिक्स है। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, बराबर। अगर एक्स वाई बराबर है, इवन तो ये लग नहीं रहा, आपको एग्जाम में दिया नहीं होगा कि ऊपर है या फिर नीचे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑड है या फिर इवन है। इवन हुआ तो हमेशा वो प्लेन से बाहर जाएगा, एक्सट्रीम एंड्स उसके, जैसे प्लेन से बाहर गए यहाँ जी आई इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई एग्जांपल देखते हैं इस पर। अब यहाँ देखो, ये क्या हमारा इवन केस है, तो यहाँ जी आई होगा नहीं, कुछ देखना ही नहीं हमें।
ये भी इवन केस है, यहाँ भी जी आई नहीं होगा। ये भी इवन केस है, यहाँ भी जी आई नहीं होगा। अगले बात करें, ये ऑड केस है, लेकिन ऑड में देखो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ठीक है। तो एच के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा बराबर ही होने वाला है। तो यहाँ पे भी जी आई, ऑड होते हुए भी यहाँ जी आई नहीं होगा। आपको ये जो ग्रुप था, अगर इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो यहाँ ए और बी बराबर होगा ना, वो तो नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ भी जी आई नहीं बोलेंगे। अगली बात करें तो देखो यहाँ पर ये कैसा हमारा ऑड केस है, और ये दोनों भी अलग है और ये दोनों भी अलग हैं, तो यहाँ पर जी आई हो जाएगा, ऑड होते हुए भी यहाँ जी आई होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑड होगा तो बस जी आई मार देंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। आपको देखना पड़ेगा एक्सट्रीम एंड्स के ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्राईफिनाइल सिस्टम में जी आई की। अब देखो जो बाईफिनाइल सिस्टम होते हैं उसके अंदर ऑप्टिकल होता है, तो उसके बारे में हम ऑप्टिकल में देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जी आई क्यों नहीं होता। यहाँ बात करें ट्राईफिनाइल की, क्योंकि यहाँ जी आई होता है। अब देखो यहाँ 3 फिनाइल रिंग्स है, तीनों से बल्कि बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑर्थो ऑर्थो पोजिशन पे। ध्यान से देख लो, ये हमारा क्या है, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। ये हमारा क्या है, टर्ड ब्यूटाइल, सब जगह क्या है, टर्ड ब्यूटाइल, और बड़े बड़े ग्रुप्स आयोडीन नीचे लगे हैं। अब देखो होगा क्या है यहाँ पे, अब हर कार्बन जो है फिनाइल रिंग का वो सब कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सभी कनेक्टेड एक दूसरे से, इसका मतलब सबके सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब देखो एक प्लेन में लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ स्ट्रेट रिपल्शन, यहाँ स्ट्रेट रिपल्शन, यहाँ स्ट्रेट रिपल्शन, और यहाँ पे भी स्ट्रेट रिपल्शन, ठीक है। अब इस स्ट्रेट रिपल्शन की वजह से क्या होगा, अब यहाँ देखो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। आप ये बताओ, अगर एक्सट्रीम एंड वाले ग्रुप या फिर बीच वाला ग्रुप रोटेट कर दे उस बॉन्ड के अबाउट, तो क्या रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। अब रिपल्शन मिनिमाइज कैसे होगा उसके बारे में बात करें। रिपल्शन मिनिमाइज होने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, वो सब डिस्टेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए और बढ़ जाए। तो अगर मैं बीच वाले रिंग को प्लेन से बाहर ले आऊँ, मतलब रोटेट कर दूँ, परपेंडिकुलर कर दूँ प्लेन के, तो क्या वो डिस्टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। इमेजिन करो कि जैसे बीच वाला रिंग, जो बीच वाला रिंग है वो परपेंडिकुलर हो गया पेपर के प्लेन से, ठीक है। तो ये जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है उसका डिस्टेंस इस टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप से बढ़ जाएगा, तो रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्या स्टेबल होगा, हाँ, तो उसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, बिल्कुल उसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये यही होता है। यहाँ बात करें तो यहाँ देखो ये जो बीच वाला रिंग है वो प्लेन से परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। जैसे आया तो देखो ये वो टर्ड ब्यूटाइल रिंग है, और ये जिनके बीच में डिस्टेंस पहले कुछ था, अब देखो डिस्टेंस क्या हुआ है, बदल गया, बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी मिल गई। अब देखो अब ये जो जिस फॉर्म में है वो इसी फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म से 1 डिग्री भी लेफ्ट या राइट कहीं पे भी ये मूव किया, मतलब जो बीच वाला है जैसे परपेंडिकुलर फॉर्म में है, अगर वो प्लेन में जाने की कोशिश करेगा, इधर वेज एक तरफ जाए या फिर ऑपोजिट साइड जाए, दोनों में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो कभी भी ये वापस प्लेन में नहीं जाना चाहिए, मतलब क्या हो गया, यहाँ रोटेशन लॉक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गया। इसके बारे में बात करी थी हमने कि किसी भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में ही यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रोटेशन यहाँ रेस्ट्रिक्ट हो गया, सेम काम यहाँ भी होगा। तो देखो अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं ये दोनों साथ में हैं, और यहाँ देखो ये ऑपोजिट में है, ठीक है। तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, तो x और y कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ट्राइफिनाइल सिस्टम में जी आई पॉसिबल है। आपको क्या देखना है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस। और बल्किनेस होगा तो हमारा जी आई हमेशा पॉसिबल है ट्राइफिनाइल ग्रुप के अंदर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करें रेजोनेंस के कैसे जी आई होता है। देखो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका जी आई, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन, CH3 हाइड्रोजन, यहाँ क्या आएगा प्लस O माइनस, और यहाँ CH3। अब देखो ये CH3 और ये CH3 क्या है ऑपोजिट में, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, वैसे इसका सिस फॉर्म भी बन सकता है,
क्लियर है? अगली बात करें, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड पी एच सी एल प्लस ओ माइनस, और यहाँ पर सी एस थ्री। हाँ, यहाँ सिस्टर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये और ये ग्रुप अलग है, ये और ये ग्रुप अलग है, तो यहाँ जी आई तो पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब बात करें जी आई ड्यू टू रिएक्शंस। अब रिएक्शन देखो क्या होगा, जैसे यहाँ ओ के ऊपर क्या लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। ठीक है, अब ये देखो एच एच क्या है, ऑपोजिट में है, वो सेम में भी हो सकते हैं, तो ये फॉर्म क्या है हमारा, ट्रांस सिस भी बना सकते हैं इसका हम। ठीक है, अगला बात करें, यहाँ पे क्या होगा, ये इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन सी एस थ्री एच, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ भी क्या ऑपोजिट में है, तो ये क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म। तो रिएक्शन की वजह से भी जीआई डेवलप हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर। हाँ, इसमें ऑलरेडी जीआई था, इसमें C90 ऑलरेडी हो रहा है, बट स्टिल हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन के बाद भी जीआई पॉसिबल है इसके अंदर, अगर किसी एसिड से रिएक्ट करा दें उसको तो जीआई होता रहेगा। चलो अब बात करें ईजेड नोमेनक्लेचर की। देखो ईजेड नोमेनक्लेचर जो होता है वो हम CIP रूल के हिसाब से लिखते हैं। CIP क्या होता है, ये तीन साइंटिस्ट यानी कान, इंगोल्ड और पिलॉग, इनके यूज इनका दिया हुआ है। और EZ का मतलब होता है एंडजेजन एंड जूसामैन, ये जर्मन वर्ड्स हैं, दीज आर जर्मन वर्ड्स, जिसका मतलब क्या होता है, ईस्ट एंडजेजन का मतलब होता है ऑपोजिट और जूसामैन का मतलब होता है सेम साइड। जैसे सिस ट्रांस है वैसा ही एनालॉग है इसका, बस ट्रांस का हो जाएगा एंडजेजन और सिस का क्या हो जाएगा जूसामैन। अब देखो CIP रूल्स क्या बोलते हैं, इसमें 4 रूल्स है, चारों रूल का एक सीक्वेंस है, पहला रूल फॉलो करेंगे, उसके बाद अगर टाई हुआ तो दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि ग्रुप विथ हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर एंड लोएस्ट एटॉमिक नंबर इज लीस्ट प्रायोरिटी। अब देखो करते क्या है इसको, अगर आप इस कार्बन को देखो ध्यान से, ठीक है, तो इससे 2 ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल और एक क्लोरीन। तो मिथाइल के बारे में बात करें तो यहाँ क्या है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 6। ठीक है, अगर बात करें क्लोरीन की तो उसका कितना है 17। ठीक है, किसका हाइयर है, क्लोरीन का हाइयर है, तो हम इसको सर्कल बना देंगे। क्लियर है, अब इस कार्बन के बारे में भूल जाएंगे, अब बात करेंगे इस कार्बन की, इसके बारे में पहले वाला जो था उसके बारे में हम भूल जाएंगे, अब बात करेंगे इस कार्बन की। यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको सर्कल कर देंगे, ब्रोमीन को सर्कल कर देंगे। अब देखो ये दोनों जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप थे वो दोनों क्या आ गए, वो दोनों सेम साइड आ गए। तो अगर ये सेम साइड आ गया तो हम क्या बोल देंगे इसको, जेड फॉर्म। ठीक है, सेम काम यहाँ करें हम, तो देखो यहाँ फिर से क्लोरीन और ब्रोमीन, अब ये ऑपोजिट साइड आ गए तो इसे क्या बोल देंगे हम, ई फॉर्म। ठीक है, अब इसका अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो हम पहले Z और E लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे इसका IUPAC नेम, तो इसका पूरा कंप्लीट IUPAC नेम होगा, इसलिए हम इसको EZ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब सेकंड रूल देखें, तो अगर आइसोटोप हो गए तो हैवी आइसोटोप को सीनियर मानते हैं। जैसे मान लो अगर ट्रिटियम हुआ तो उसको ज़्यादा सीनियर मानेंगे ड्यूटेरियम एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर मान लो कार्बन 14 हुआ तो उसको सीनियर मानेंगे एज कम्पेयर टू कार्बन 12। अगर क्लोरीन 37 हुआ तो उसको मानेंगे क्लोरीन 35। इस तरीके से हम ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, अगर पहला आइटम सेम हो गया तो हम देखेंगे दूसरा आइटम, दूसरा सेम हो गया फिर देखेंगे तीसरा, सिमिलरली देखते जाएंगे जब तक हमारा डिफरेंस ना मिल जाए। ये बोलता है रूल नंबर 3। यहाँ देखो, अब इस कार्बन के बारे में बात करें तो पहला आइटम क्या है कार्बन, दूसरा भी आइटम क्या है कार्बन, मतलब पहला पहला आइटम दोनों ग्रुप का क्या है कार्बन, दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, एक दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा आइटम देखो यहाँ क्या है क्लोरीन और यहाँ क्या है ऑक्सीजन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है क्लोरीन का, तो फिर ये ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा सीनियर। सिमिलरली यहाँ बात करें
तो यहाँ भी क्या है, पहला ग्रुप तो हमारा पहला आइटम तो क्या है, सेम है। अब बात करें ब्रोमीन की, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्रुप सीनियर हो गया। तो क्या बोलेंगे, ये ई हो जाएगा। सिंपल। अब बात करें, देखो यहाँ पर अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखो। यहाँ बात करें इस कार्बन की, तो उससे क्या जुड़ा हुआ है, पहला ग्रुप देखो, यहाँ क्या है, कार्बन, उससे जुड़ा हुआ है एक ब्रोमीन, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। ठीक है। जो दूसरा कार्बन है, दूसरा जो ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ है दो क्लोरो। अब इनमें पूछेगा, ऐसे ग्रुप कंपाउंड में पूछ दिया किसकी सीनियोरिटी ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, क्या ब्रोमो ले या फिर क्लोरो को ऐड कर दें। तो ऐसे में कुछ भी हो जाए, जहां आपको हाई एटॉमिक नंबर मिल जाए आप वहीं जाएंगे। कितना भी नंबर प्रेजेंट हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जहां पहला एटम आपको हायर एटॉमिक नंबर का मिल जाए वहीं जाएंगे हम। इसका मतलब ये हमारा सीनियर ग्रुप होगा, नो इश्यूज। ठीक है। अगली बात करें, अब यहाँ देखो, यहाँ पर इस कार्बन को देखो, तो जो ऊपर वाला ग्रुप है उसमें हमने 3 क्लोरो लगा दिए। ठीक है। और नीचे वाले में एक आयोडीन लगा दिया। तो अब बात करें तो अभी भी सेम कॉन्सेप्ट, फर्क नहीं पड़ता कितने क्लोरीन लगा दिया आपने। अब वहां पे 3 ब्रोमीन भी लगाते ना, तब भी हम नीचे वाले को ही क्या मानते, सीनियर मानते। ठीक है। जहां हायर एटॉमिक नंबर मिल जाए हम वहीं पे जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। चलो अब बात करते हैं लास्ट रूल की, जो बताता है मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में। यहाँ बात करते हैं हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। देखो मान लो ऐसा दे दिया आपको, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर्स। तो इनका बनाएंगे हम वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल बोले या फिर इमेजिनरी बोले, वो कैसे बनाएंगे, देखो पहले हमने कार्बन के वो सारे बॉन्ड बना दिए जो दिख रहे हैं हमें, सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो सी और एक्स के बीच में कितने पाई बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड था। ठीक है। मतलब 2 बॉन्ड थे एक्स और सी के बीच में, हमने कितने बनाए अभी, एक बनाया। अब हम क्या करेंगे, कार्बन और एक्स से इस तरीके का बॉन्ड बना देंगे जिससे कि 2 तो बॉन्ड सेटिस्फाई कर दें। अब देखो कार्बन और एक्स के बीच में यहाँ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2। यहाँ कितने दिख रहे थे, 2 दिख रहे थे, देखो यहाँ 2 दिख रहे हैं। एक्स और कार्बन में कितने थे, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ देखो एक यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से बना देंगे। ठीक है। चलो अब हम आगे कोई वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करने वाले, हम इस कार्बन के वैलेंसी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम इस एक्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे कि वैलेंसी क्या होगी इसकी, उससे हमें मतलब नहीं है। हम सिर्फ ऐसे ही करके देखेंगे। ट्रिपल के बारे में बात करें तो फिर से वैसे ही कर सकते हैं, ये बना दिया हमने सारा सिग्मा बॉन्ड। पाई के बारे में बात करें तो यहाँ कितने बॉन्ड, 3, तो एक बना हुआ है, 2 बना देंगे एक्स का, यहाँ 2 बना देंगे सी का, बन गया हमारा वर्चुअल। तो ये वर्चुअल बनाएंगे, उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई उसके अंदर प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे सीआईपी रूल से। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो इस कार्बन को, तो ऊपर क्या है, CH2OH, नीचे क्या है, CHClOH। तो हम यहाँ Cl देखेंगे, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है हाइड्रोजन से, बाकी तो पूरा सेम है। तो क्या बोलेंगे, इसकी प्रायोरिटी पूरी ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ OH की हो जाएगी, तो क्या हो गया, ये Z हो गया। चलो अगली बात करें, यहाँ बात करें तो यहाँ Cl हो जाएगा, और यहाँ बात करें तो देखो ये पहला कार्बन है, यहाँ भी ये पहला कार्बन है, सेम CH उससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ कार्बन, और नीचे देखो तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन। तो ऑक्सीजन बीइंग हायर एटॉमिक नंबर, तो नीचे वाला ओवरऑल ग्रुप क्या हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ई, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ बात करो, तो इधर तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन को देखें हम, इस कार्बन को अगर देखें तो ऊपर देखो, ऊपर में क्या है, यहाँ कार्बन और H, यहाँ कार्बन और H, उससे क्या जुड़ा हुआ, तो 2 कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, नीचे वाले से भी यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन। लेकिन ऊपर वाले में यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन के साथ NH2, जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन से तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इसको सीनियर मानेंगे। ठीक है। लेकिन इस तरफ आए तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड मिल गया,
तो इसका वर्चुअल बना के हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे वर्चुअल? पहला का बना है वर्चुअल, तो देखो यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ बनाया तो यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। ऊपर देखो क्या है? कार्बन। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? ऊपर वाले की। तो बताओ क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर करके हमें देखने पड़ेंगे हर मॉलिक्यूल के अंदर। अगर जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वहाँ पे देखेंगे ऐसे ही है। अगली बात करें तो देखो यहाँ पे, इसके पहले बनाते हैं वर्चुअल, उसके बाद बात करेंगे। पहले का बना है वर्चुअल, तो क्या बोलेंगे? COC, ये बना दिया OH, और एक और क्या बना देंगे यहाँ पे? O। ठीक है, नीचे तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? CH2OH, और यहाँ क्या है? C के साथ 3 3 O। ऑब्वियस सी बात है, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ बात करें तो यहाँ बना देंगे C, देन C, देन H। अब दोनों के कार्बन के बीच में कितने थे बॉन्ड? 3 बॉन्ड थे, तो इसके 3 बन गए, इसके भी 3 बन गए। अब ध्यान से अगर देखो दोनों को, इस कार्बन की बात हो रही है अभी, दोनों को देखो, ग्रुप्स को, दोनों सेम जैसे ही दिख रहे हैं, दोनों सेम जैसे ही दिख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हमेशा हमेशा क्या होगा? रियल की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होगी वर्चुअल से, हमेशा। तो जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, यानी दिस पार्ट, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इससे? हम Z बोल देंगे। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर एक एल्डिहाइड और एक ले लिया हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब देखो जैसे ये रिएक्ट करते हैं तो इसके मैकेनिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं अभी हम, उसके बारे में बात करेंगे जब हम कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर -H2O, पानी बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH3CH, डबल बॉन्ड N के साथ OH, और यहाँ एक लोन पेयर होगा। अब देखो, अब ये नाइट्रोजन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कैसा होगा? ये ट्राइगोनल प्लेनेड होगा। तो ये OH या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर HOH सेम साइड में हो गए तो उसे बोलेंगे हम सिन, अगर ऑपोजिट हुए तो उसे क्या बोलेंगे? एंटी। जैसे यहाँ ये हो जाएंगे सिन और यहाँ क्या हो जाएंगे? एंटी। और ये जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एल्डोक्साइन। इन्हें भी क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइन। यानी एल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्साइन को क्या बोलेंगे हम? एल्डोक्साइन। ठीक है, अब अगर कीटोन लिया हमने, अगर कीटोन के साथ कराया हाइड्रोक्सिलमीन का रिएक्शन, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा? पानी कंडेंस होगा और हम क्या बोलेंगे? CH3C, इथाइल, डबल बॉन्ड NOH, लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? अब तो यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ फिर से वही हम CIP रूल लगाएंगे, और अगर E होगा तो हम क्या बोल देंगे उसको? एंटी। अगर Z होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? सिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इथाइल की प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ OH की ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? Z हो गया। Z स्टैंड्स फॉर, Z क्या है? साथ वाला, तो इसे क्या बोल देंगे हम? सिन बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे? एंटी बोल देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे? अगर अब देखो यहाँ पर हमने NH2 ले लिया, OH नहीं है, NH2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। फिर से यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो गया? एंटी। और ये क्या हो गया? सिन। ठीक है, या फिर इसे हम एंटी है तो ये E भी हो सकता है और ये Z भी हो सकता है। यहाँ बात करें तो देखो यहाँ N, डबल बॉन्ड N है, कोई इशू नहीं है। फिर से यहाँ पर इसे सिन बोल दें या फिर Z बोल दें, या एंटी बोल दें या फिर E बोल दें। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। उसमें हम देखेंगे जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, और देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है इन जनरल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल,
Please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.